लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। वॉशिंगटन पोस्ट ने आज ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति पर संपादकीय दिया है। संपादकीय में कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन भले ही कह रहा हो कि उसका निशाना सिर्फ खतरनाक अपराधी प्रवासी हैं, लेकिन असल में निशाने पर अब खेतों में काम करने वाले मजदूर, निर्माण श्रमिक, देखभाल करने वाले और घरेलू कामकाज में लगे लोग हैं, यानी वो लोग जिन पर अमेरिका की रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हुई है। लेख में चेतावनी दी गई है कि अगर इन श्रमिकों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी और देश से बाहर निकाले जाने जैसी कार्रवाई शुरू होती है, तो इसका सीधा असर खाद्य कीमतों, मकान निर्माण और बच्चों की देखभाल जैसी सेवाओं पर पड़ेगा। वॉशिंगटन पोस्ट का मानना है कि ट्रंप ने कानूनी प्रवासन के रास्ते तो सीमित कर दिए हैं, लेकिन अवैध प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर अर्थव्यवस्था की वास्तविकता को नजरअंदाज कर दिया है। संपादकीय ये भी कहता है कि सिर्फ सख्ती से समस्या हल नहीं होगी। समाधान ये है कि कानूनी प्रवासन के रास्ते खोले जाएं ताकि जरूरत के मुताबिक श्रमिक आ सकें, उनकी जांच हो सके और अमेरिका को आगे बढ़ाने में वो भागीदार बन सकें। संक्षेप में, ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति लोकप्रिय तो हो सकती है, लेकिन व्यवहार में लंबे समय तक टिक पाना मुश्किल है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज वॉशिंगटन के वकीलों की बढ़ती व्यस्तता और ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कानूनी लड़ाई पर एक खास रिपोर्ट प्रकाशित की है। लेख के मुताबिक ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनके फैसलों और नीतियों के खिलाफ अब 400 से ज्यादा मुकदमे दायर हो चुके हैं। इससे वॉशिंगटन डीसी और आसपास के इलाकों के करीब 80,000 वकीलों के लिए काम का बोझ काफी बढ़ गया है। कानूनी लड़ाई का नेतृत्व ACLU और डेमोक्रेसी फॉरवर्ड जैसी संस्थाएं कर रही हैं। डेमोक्रेसी फॉरवर्ड की टीम 7 से बढ़कर 50 वकीलों तक पहुंच गई है, जो प्रशासन की नीतियों को अदालत में चुनौती दे रही है। हालांकि कई बड़ी फर्म ट्रंप की आलोचना से डरकर इन मामलों से दूरी बनाए हुए है। सिर्फ कुछ ही जानी मानी फर्में खुलकर सामने आई हैं। इससे जो वकील मैदान में हैं, उन पर जिम्मेदारी और दबाव दोनों बढ़ गए हैं। लेख में ये भी बताया गया है कि वॉशिंगटन में हर 80 लोगों पर एक वकील है, जो देश में सबसे ज्यादा है। कुल मिलाकर ट्रंप प्रशासन की नीतियों ने वॉशिंगटन के कानूनी माहौल को गरमा दिया है और बहुत से वकील इसे कानून, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई मान रहे हैं। द डेली स्टार में छपे संपादकीय के मुताबिक म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंचे 12 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों और 3 लाख स्थानीय लोगों की मदद के लिए इस साल कुल $934 मिलियन की जरूरत है, लेकिन अब तक सिर्फ 19% फंड ही मिल पाया है। इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका द्वारा फंडिंग रोकना है। इस फंड की कमी का सीधा असर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और परिवार नियोजन जैसी जरूरी सेवाओं पर पड़ा है। इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में भारी गिरावट आई है और गंभीर बीमारियों में लोग निजी डॉक्टरों को पैसे देकर इलाज करवा रहे हैं, जो सभी के लिए संभव नहीं है। 2,03,000 रोहिंग्या बच्चों की शिक्षा पर भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि कई शिक्षण केंद्र बंद हो गए हैं। मानसून की बारिश ने हालत और बिगाड़ दिए हैं। हजारों घर तबाह हो चुके हैं और हाल ही में आए 1.5 लाख नए शरणार्थियों को ठिकाना देना मुश्किल हो रहा है। अगर हालात नहीं सुधरे तो शरणार्थी कैंप छोड़कर खतरनाक रास्तों पर निकल सकते हैं, जिससे अपराध और लैंगिक हिंसा बढ़ सकती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के बाद खाने का स्टॉक भी खत्म हो जाएगा। संपादकीय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई है कि वो रोहिंग्या संकट को न भूलें और तुरंत मदद करें। साथ ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से भी आग्रह है कि वह वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करे और ये ध्यान रखे कि मिलने वाला हर पैसा जरूरतमंदों तक ईमानदारी से पहुंचे। अल जजीरा ने भारत में ऑपरेशन सिंदूर के समय 2 महिला अफसरों को सामने लाने पर लेख लिया है। ये रिपोर्ट कहना चाहती है कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर को महिलाओं की ताकत और बराबरी के नाम पर दिखाया गया, लेकिन असल में ये एक पुरानी पितृसत्तात्मक सोच का हिस्सा था। सरकार ने 2 महिला अफसरों को सामने लाकर एक तरह से ये दिखाया कि महिलाएं भी अब युद्ध का नेतृत्व कर रही हैं, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि इन महिलाओं को असली आजादी या अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। उन्हें सिर्फ एक तयशुदा रोल में दिखाया गया, जिसमें औरतें या विधवा बनती हैं या देवी या राष्ट्र की रक्षक। रिपोर्ट ये भी कहती है कि महिलाओं की असली ताकत तब मानी जाएगी जब वो युद्ध नहीं, शांति, पुनर्निर्माण और फैसलों में बराबरी से भाग लें। सिर्फ युद्ध में भेजना या प्रतीकों से जोड़ देना नारी सशक्तिकरण नहीं है। यानी महिलाओं का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, उन्हें सच में निर्णय लेने वाले रोल में होना चाहिए।
बीबीसी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान अब उन धार्मिक विद्वानों को भी निशाना बना रहा है जो उनसे जरा भी अलग राय रखते हैं। काबुल की एक इस्लामी काउंसिल के कई मेंबर मौलवी अब्दुल कादिर, सिराजुद्दीन नबील और बशीर अहमद हनफी या तो गिरफ्तार हुए हैं या गायब हैं। इनमें से कई, जैसे मौलवी हनफी, तालिबान के इस्लामी शासन का समर्थन करते हैं, लेकिन लड़कियों की शिक्षा जैसे मुद्दों पर अलग राय रखते हैं। उन्हें जनता को भड़काने का दोष देकर सजा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की खुफिया एजेंसियां इन गिरफ्तारियों में शामिल हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है। विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान अब हर उस आवाज को दबाना चाहता है जो उसके विचारों से मेल नहीं खाती, चाहे वो आम जनता हो या धार्मिक विद्वान। इससे अफगान समाज में डर और असहमति को लेकर दमन का माहौल बनता जा रहा है। द वायर ने कबीर जयंती के अवसर पर एक विशेष लेख दिया है, जिसमें कहा गया है कि आज के भारत में जब जातिवाद, सांप्रदायिकता और अंधविश्वास तेजी से बढ़ रहे हैं, तब कबीर की विचारधारा और उनकी सीधी सच्ची वाणी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। 15वीं सदी के कवि संत ने न केवल धर्म के नाम पर लड़ाई, जातियों के भेदभाव और पाखंड का विरोध किया, बल्कि तर्क और आत्मचिंतन के जरिए एक इंसानी और न्यायपूर्ण समाज की बात की। उन्होंने मंदिर मस्जिद दोनों से परे एक ऐसे ईश्वर की बात करी जो हर इंसान के भीतर है, और ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें जाति धर्म नहीं बल्कि ज्ञान और इंसानियत का मोल हो। आज के माहौल में जहां सच्ची बात कहने पर हमला होता है और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, कबीर की बेबाक आवाज हमें न केवल सोचने को मजबूर करती है बल्कि अंधेरे में रोशनी दिखाती है। उनके दोहे और विचार एक तर्कसंगत, समानतावादी और मानवीय समाज के निर्माण की प्रेरणा है। द हिंदू ने मुंबई रेल हादसा और ट्रांसपोर्ट की जरूरत विषय पर संपादकीय दिया है। मुंबई की लोकल ट्रेनें इस शहर की जीवन रेखा हैं, लेकिन बार बार होने वाले हादसे ये दिखाते हैं कि अब बदलाव जरूरी हो गया है। हाल ही में मुंब्रा के एक लोकल ट्रेन से गिरकर 4 लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने की घटना ने फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मुंबई की ट्रेनें सुरक्षित हैं? द हिंदू का कहना है कि सरकार ने स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजों और डिब्बों को जोड़ने वाले नए दरवाजों का प्रस्ताव दिया है, जो भीड़ को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। इससे लोग चलती ट्रेन से उतरने या पायदान पर लटकने से बचेंगे, लेकिन असली जड़ है अत्यधिक भीड़। मुंबई के लाखों लोग लोकल ट्रेन पर निर्भर हैं क्योंकि ये सबसे सस्ता साधन है, लेकिन 2017 की एल्फिस्टन भगदड़ जैसी घटनाएं बताती हैं कि ट्रेनें अब अपनी सीमा से ज्यादा बोझ उठा रही हैं। मुंबई को एक सस्ता और वैकल्पिक सार्वजनिक परिवहन सिस्टम चाहिए, जैसे ज्यादा बसें, मेट्रो का विस्तार और पैदल चलने के सुरक्षित रास्ते। सिर्फ दरवाजे बदलने से काम नहीं चलेगा। मुंबई को भीड़ के हिसाब से भविष्य की प्लानिंग चाहिए, वरना हादसे दोहराए जाते रहेंगे। द स्टेट्समैन ने एक जानकारीपूर्ण लेख ई पासपोर्ट सुविधा या निगरानी विषय पर अहम सवाल उठाए हैं। लेख में बताया गया है कि भारत में चिप लगे ई पासपोर्ट जारी किए जा रहे हैं, जिससे यात्रा आसान और तेज हो सकती है, लेकिन इसमें बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट, आंखों की स्कैन और चेहरे की जानकारी स्टोर होगी, जिससे निजता को लेकर कई गंभीर चिंताएं हैं। लेख के मुताबिक आधार की तरह अगर इस सिस्टम में पारदर्शिता और उपभोक्ता नियंत्रण नहीं रहा तो ये सुविधा एक निगरानी का औजार बन सकती है। भारत का मौजूदा डेटा संरक्षण कानून भी इस मामले में कमजोर बताया गया है। लेख में सुझाव दिया गया है कि भारत को एस्टोनिया जैसे देशों से सीखकर डेटा को सुरक्षित और नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। कुल मिलाकर लेख में चेतावनी दी गई है कि डिजिटल प्रगति तभी सार्थक होगी जब उसमें निजता और जवाबदेही सुनिश्चित हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk.
Let's connect and let's Mike.